आपने सारी उम्र खुद अपना सीवी नहीं कभी बनाया क्योंकि आपने शुरू से ही सोच रखा था कि मैंने जॉब नहीं करनी? बट साहब मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसान को ना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, और हमारी आधी कौम जो है ना वो गलत इसलिए जा रही है क्योंकि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं किया, तो कई लोगों को लगता है कि शायद ये गरूर की वजह से कभी नहीं बनाया। एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टोरी है। जब हम लम्ब में पढ़ रहे थे ना, तो समर में डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनी आती थी, वो लोगों के इंटरव्यू लेते थे, फिर उनको कहते थे आपको इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, फिर आपको जॉब करेंगे, मतलब सिटी बैंक्स और पीएनजीज जितने भी हैं। सो उसमें हमारे जितने क्लास फेल हैं वो सारे टाई शाई लगा के जाते थे। तो हमारा बैच था अराउंड 110 लोगों का बीएससी का, तो उसमें से उन्होंने 30 या 35 लोग लेने होते थे। तो मुझे अपनी औकात का बिल्कुल अंदाज़ा था कि मैं उन 30-35 में नहीं आ सकता, तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, ना मैं कभी उस इंटरव्यू में गया। लेकिन जब हमारा 3rd ईयर आया और 4th ईयर में ग्रेजुएट करना था, तो मैंने सोचा कि यार फ़लाने ने फ़लानी जगह इंटर्नशिप कर ली, फ़लाने ने फ़लानी उसको जॉब ऑफ़र आ गई, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कभी भी कोई बंदा जॉब ऑफ़र नहीं करेगा। मुझे बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन थी। पार्शली बिकॉज मैं वो टाई सूट लगा के नहीं जा सकता, सेकेंडली मैं वो अंग्रेज़ी बोलने वालों में से नहीं हूँ, थर्डली मुझे लगता था कि मेरी एक नेचर है कि मैं बड़ा आज़ाद पसंद आदमी हूँ, मैं ये 9 से 5 वाला काम नहीं कर सकता। तो मुझे उस रियलाइजेशन से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बजाय इसके कि एक दीवार है और मैंने उसमें जाके लगना है, और आखिरी चौथे साल में जब अनएम्प्लॉयड होऊंगा, तो उससे बेहतर है कि मैं कुछ सोचूं अपने बारे में। एंड आई ऑलवेज से टू पीपल कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि अगर आप लोग कहते हैं हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी और तालीम मसला है, मैं कहता हूँ तालीम मसला नहीं, अनएम्प्लॉयड मसला है। आप गली में जाएँ, हर गली में हर कोने में सबसे अच्छा कारोबार जो है ना तालीम का। आप फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं अनएम्प्लॉयड बच्चे पैदा करने की और बनाई जाने की। आप कहीं जगह चले जाएँ, अक्सर यूनिवर्सिटी में जाते हैं 13,000 बच्चा, 20,000 बच्चा, 30,000 बच्चा। वो 30,000, 13,000, 15,000, 50,000 हर साल ग्रेजुएट कर रहा है। क्या मार्केट में 50,000 जॉब है? नहीं है। देन आप उनको पहले बता दें कि बेटा एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज़ है, खुद काम करो। खुद काम करने के लिए आपको शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, रूट लंबा हो, मुश्किल रास्ता हो, लेकिन आपको पता है कि आप एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बजाय आप बल्कि जब खुद काम करते हैं तो आपके साथ और लोगों का रिस्क जुड़ता है। तो ये रीज़न है कि मैंने ज़िंदगी में कभी सीवी नहीं बनाया। पाक व्हील्स का आइडिया कैसे आया? पाक व्हील्स का आइडिया भी सर अगेन, मैंने अगर सियासतदान बना तो मैं कहूँ जी मैं एक दिन सोया हुआ था, मेरी नींद में आया और मैंने कमाल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सो हनीफ भट्टी साहब हमारे को फाउंडर हैं, उन्होंने इस्लाम कराची में होते हैं। हनीफ भट्टी साहब ने 2003 में पाक व्हील्स शुरू किया, और हम उनके साथ मेंबर से पाक व्हील्स के। आहिस्ता आहिस्ता 2008 में हमने उनसे कहा कि जी उनका इंटरेस्ट कम था, हमारा ज़्यादा था, हमने मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए, मैंने और रज़ा ने, और वहाँ से हमने फिर इसमें डिफरेंट ऑप्शन डालने शुरू की। रज़ा जो है उसका आईटी का बैकग्राउंड था, मुझे गाड़ियों का शौक था, तो ऐसे हम एक दिन बैठे हुए थे, तो मैंने उसे कहा यार उसने कहा यार पाकिस्तान में ना आईटी बहुत ग्रो करेगी। ये बात है 2003-04 की। तब पाकिस्तान में आपको पता डायल अप होता था, फ़ोन के अंदर इंटरनेट की कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने कहा यार मुझे तो इंटरनेट कुछ समझ नहीं था, मुझे तो सिर्फ गाड़ियों को समझ आता है और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं थी। उसने कहा वाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग जो कि गाड़ियों और इंटरनेट को मिला दे। सो दैट्स हाउ पाक व्हील स्टार्टेड। और इनिशियली हम एक प्लेटफॉर्म थे, पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, इससे पहले कोई सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिला। मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप था, लोगों को बहुत एक जिसे कहते हैं ना एक खला था जिसको पूरा करना चाहते थे। हर लोग जो है ना गाड़ी के बारे में डिस्कशन भी करना चाहते थे, वो स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहली बारी किसी एक मेंबर ने कहा जी मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, वो 2-3 घंटे के अंदर बिक गई। तो हमने कहा वाई नॉट ट्राई ऑनलाइन क्लासिफाइड। पहले तो आपके सामने अखबारों में ऐड होते थे, मालिक मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आर्मी अफसर के इस्तेमाल, डॉक्टर ने चलाई हुई। वो 3-4 चीज़ें थी जो कुछ कम्युनिकेट नहीं करती थी। सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सुपीरियर ऑनलाइन क्लासिफाइड एकदम बहुत ज़्यादा हिट हुए। और आज आप देख लें कि शिफ्ट कैसा है कि आप अखबार खोलें तो 4 ऐड होंगे, पाक व्हील्स पे 80,000 गाड़ी लगी हुई है। तो विद टाइम वो चीज़ें हम उसमें ऐड करते रहे, इंस्पेक्शन सर्विस ऐड की, ई कॉमर्स ऑफ पार्ट, जो लोगों का पेन पॉइंट था वो हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो गए हैं। लोगों को लगता है कि शायद ओवरनाइट सक्सेस है, तो ओवरनाइट कोई नहीं सर, 21 साल से लगे। इस मकाम तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बट सर मुश्किलात तो बहुत हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता लगेगा कि ऐसे कई इदारे मौजूद हैं जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जब आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, दुनिया में उल्टा है। दुनिया में लोग कहते हैं जी स्टार्टअप जो है, अब अगर आज आप कहीं भी जाएँ तो वो कहते हैं जी स्टार्टअप जो है वो दुनिया में तरक्की करेंगे, दुनिया को लेके जाएंगे। हमारे मुल्क में टैक्स हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जाए, वो सब रिग्रेसिव हैं, वो सब आपको नीचे खींचने के ऊपर लगे हुए हैं। जब आप ऊपर चले जाएंगे तो सारे कहेंगे कि साड़ा भी हिस्सा सीखा, वो यानी 10 से रोकन सीखा। तो वो जो है इसलिए बड़ा मुश्किल जर्नी है, नॉट ईजी। और इसमें मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है तो देयर आर नो फ्री लंचेस, हार्डवर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। और आपको ये बड़ा क्लियरली मैं बता दूं कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप रिलाई नहीं करते, आपको मल्टीपल जगह काम करने पड़ते हैं। और उस हार्डवर्क का मतलब ये है, मैं हर एक को एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2012 के बाद कोई संडे भी ऑफ नहीं लिया।
सो बीन 12 साल हो चुके हैं, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई संडे ऑफ नहीं है। आप 7 दिन हफ्ते में काम करेंगे तब काम चलेगा। गोश्त का कारोबार भी आपने किया, जी सर। और क्या क्या कारोबार करते हैं? काफ़ी काम किया सर मैंने। सबसे पहले मुझे याद है कि क्योंकि पार्क व्हील्स जब हो रहा था तो पार्क व्हील्स अंटिल 2021 वाज नॉट इन ग्रीन, इट वाज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। तो आपको घर का किचन भी चलाना है, अपने खर्चे भी चलाने हैं, तो उसके लिए आप मल्टीपल काम करते हैं। फैमिली का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंपोर्ट का, वो भी किया। इसके अलावा गिफ्ट आइटम्स के स्टोर खोले, ये गोश्त वाली ट्राई भी मारी बीच में, करके छोड़ दी। और बड़े लेसन सीखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कामयाब कारोबार होता है ना वो आपको इतना नहीं सिखाता जितना नाकामी आपको सिखाती है। सोशल मीडिया पर गाड़ियों का रिव्यू करने का ख्याल कैसे आया? आपसे पहले पाकिस्तान में तो कोई नहीं करता था। नहीं करता था, और वो भी अगेंस्ट स्टार्टअप जो कल्चर है ना, स्टार्टअप में होता ही है कि आपको सारे काम करने होते हैं। सो हमारे दफ्तर में मैं हमेशा इनको मजाक उड़ाता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा काम करने वाला मैं आदमी हूँ। अगर गाड़ी रिव्यू करना है तो सुबह उसको धोना भी मैंने खुद है, उसको टाइम पे पहुँचाना भी मैंने खुद है। तो सारी चीज़ें, स्टार्टअप कल्चर ये होता है कि जस्ट रोल योर स्लीव्स और डू एवरीथिंग। ये नहीं है कि जी मैं कहूँ जी मैंने तो सिर्फ रिव्यू करना है, फाइनेंस वाला काम मेरा नहीं है, ये वाला काम मेरा नहीं है, हम हर काम कर सकते हैं। सो हम लोगों ने 2014 में बड़े सालों बाद टोयोटा की नई शेप आई, तो मेरी वालदा के लिए गाड़ी खरीदी। तो हमने कहा चलो यार ये नई गाड़ी आई है इतने सालों बाद, तो इसका एक रिव्यू बनाते हैं। ऐसी आइडिया आया, रिव्यू हमने बनवाया किसी से। उसका जो बिल आया मेरे पास वो 3.5 लाख रुपए का था। मैंने कोई 3.5 लाख रुपए का बिल, ये किस चीज़ का है? तो हमने खैर लगा लिया एक्सेल शीट के किस किस चीज़ का बिल है। पहली लाइन थी टैलेंट कॉस्ट 80,000। मैं कहा जी टैलेंट कॉस्ट क्या होती है? उन्होंने कहा जी जो लड़का है ना ये वीडियो में, ये टैलेंट। मैं कहा इसका टैलेंट गोरा होने के अलावा और अंग्रेज़ी बोलने के अलावा क्या है? उन्होंने कहा सर ये टैलेंट है आप में है। मैं कहा नहीं। कहते तो बस इसलिए देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई वो गाड़ी का रिव्यू बना रहा है, उसमें वो गोरा हो काला हो डजेंट मैटर, वो अंग्रेज़ी बोले इट डजेंट मैटर, उसको गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो उसको नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं। वाई नॉट। तो हमारे चैनल पे आज भी पड़ा है, पहला रिव्यू किसी और ने किया था। तो उसके बाद दूसरा मैं कहा जी अगले में टैलेंट मैं हूँ, 80,000 रुपये तो माइनस करो अगले रिव्यू। तो अच्छा जी बाकी ये जी कैमरों की रेंट फ्लांट हम कहा। मैंने कहा अगेन हमने कोई मूवी तो बनानी नहीं कि हमें कोई बहुत फैंसी कैमरे चाहिए। आम कैमरे पकड़ो, DSLR कितने का 3-3.5 लाख का। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वी मेड अ चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें 2+ मिलियन हमारे रिव्यू जो हैं फॉलोअर्स हैं। और मेरा ख्याल है साउथ ईस्ट एशिया में गाड़ियों का चैनल हमसे बड़ा कोई नहीं है। जब भी किसी गाड़ी का रिव्यू करने के लिए जाते हैं तो किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं? इट्स अ वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट। तो उस पर गाड़ी का रिव्यू करने के लिए मैंने एक बड़ा स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। मैं गाड़ी को खुद 3 से 3,500 किलोमीटर चलाता हूँ पहले, उसको कच्चे में, पक्के पे, लॉन्ग पे, शहर में, हर जगह डिफरेंट एटमॉस्फेयर में चला के उसकी फ्यूल एवरेज, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। सो एक गाड़ी का रिव्यू करने के लिए एवरेज जो मेरा टाइम मुझे लगता है वो 20 से 25 दिन है। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और जिस गाड़ी का आप रिव्यू करते हैं क्या वो कंपनी को, वो ब्रांड आपको गाड़ी भेजता है या आप खुद किराए पे लेते हैं, किसी दोस्त से मांगते हैं या ख़रीदते हैं, क्या करते हैं? डिपेंड करता है बट साहब, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप खुद खरीद के कर लेते हैं। कई कंपनियां जिनके पास अवेलेबल होता है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है हमारी प्रोडक्ट है आप करें रिव्यू। बट एक चीज़ बड़ा क्लियर होती है, हम उनको बड़ा क्लियर पहले दिन से बताते हैं कि आपने अगर गाड़ी भी दे भी रहे हैं तो आपने हमारा रिव्यू ख़रीदा नहीं है, आपने हमारा ओपिनियन नहीं ख़रीदा। सो बस बच्चा आपका है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमने बतानी है। समझ आती है ठीक है, नहीं तो हम खुद ख़रीद लेंगे। सो कोई किसी दोस्त से ले लेते हैं, कोई ख़रीद लेते हैं, कोई कंपनी भेज देती है, मिक्स ऑफ ऑल चलता है। बट एक चीज़ हमने अल्लाह का शुक्र है 21 साल में स्टैंडर्ड सेट किया। आप मार्केट में किसी से पूछ सकते हैं कि वी टेक नो डिक्टेशंस। जो हमें इंडिपेंडेंट व्यू लगता है गाड़ी के बारे में वो हम क्लियर बता देते हैं।